हेलो फ्रेंड्स, ये है एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने 1878 से 79 के बीच बनी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में बात की थी। ये एक ऐसी स्कीम थी जिसमें कुछ पोस्ट्स इंडियंस के लिए रखी गई थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना जाता था जिसे लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय का अप्रूवल मिलता। लेकिन ये स्कीम फेल हो गई और कुछ ही साल बाद इसे अबॉलिश कर दिया गया। इसके कुछ वक्त बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। कांग्रेस ने सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की डिमांड उठानी शुरू कर दी। उनकी डिमांड से थी कि एज लिमिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम इंडियन कैंडिडेट्स के लिए एज कम कर दी थी। एग्जाम सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, इंडिया में भी होना चाहिए। ऐसी डिमांड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ से उठने लगी। उसी टाइम हमें देखने को मिलती है एचिसन कमेटी 1886। इन्हीं डिमांड्स के बेस पर 1886 में वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने एक कमेटी बनाई, एचिसन कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि कोऑर्डिनेटेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज का डिस्टिंक्शन खत्म होना चाहिए और उसकी जगह 3 कैटेगरीज बना देनी चाहिए: इंपीरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। कमेटी ने यह भी कहा कि इंपीरियल सर्विसेज के एग्जाम्स इंग्लैंड में होंगे, लेकिन बाकी दोनों के एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट होने चाहिए। मतलब कांग्रेस की डिमांड्स को सपोर्ट किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ रिकमेंडेशंस तक ही बात रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एज लिमिट के मुद्दे के बारे में अगर बात करें तो कांग्रेस की दूसरी डिमांड थी कि एज लिमिट को बढ़ाया जाए। कमेटी ने इस बात को भी सपोर्ट किया और रिकमेंड किया था कि एज लिमिट 23 ईयर्स की जाए। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है रेजोल्यूशन ऑफ 1893। फिर 1893 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया में भी होने चाहिए, ये कहा गया। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियंस को लंदन ही जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है और इस एक्ट में कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का डिसीजन लिया गया। एग्जाम्स इंडिया और इंग्लैंड दोनों में होने चाहिए, ये बात हुई। एटलीस्ट 1/3 रिक्रूटमेंट इंडिया में ही होनी चाहिए, ये बात हुई। और सर्विसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। इन्हीं रिफॉर्म्स के बेस पर 1922 में पहली बार ICS का एग्जाम इंडिया में कंडक्ट हुआ और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट था। उसके बाद ली कमीशन हमें 1924 में देखने को मिलता है। 1924 में ली कमीशन बनी और उन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि पब्लिक सर्विस कमीशन तुरंत बनाया जाए, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज जैसे सब्जेक्ट्स का रिक्रूटमेंट प्रोविंसेस में करे, जबकि ICS, इरिगेशन, इंजीनियरिंग और फॉरेन सर्विसेज का रिक्रूटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू हो। उनका फेवरेट फार्मूला था 50-50, यानी अगले 15 सालों में सिविल सर्विसेज में आधे ब्रिटिशर्स और आधे इंडियंस होने चाहिए। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखने को मिलता है और इस एक्ट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का क्रिएशन किया, जो सेंट्रल लेवल पर रिक्रूट करेगा। हर प्रोविंस में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई। ये बात हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से देखने को मिली। जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। मतलब जो बॉडी आपका एग्जाम कंडक्ट करती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि कैसे इंडियन सिविल सर्विसेज का एवोल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी का एक्सपेरिमेंटल रिफॉर्म से लेकर 1950 में UPSC के फॉर्मेशन तक। आज के वीडियो में इतना ही। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।